नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हम मौजूद हैं हरियाणा के सबसे अहम लोकसभा सीट फरीदाबाद में। और फरीदाबाद इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर से बहुत ही जुड़ा हुआ ये सीट है। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो 10 लोकसभा चुनाव में से यहां पर हमेशा से ये देखने में मिला है कि बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर रही है। लेकिन हरियाणा में हम जानते हैं कि जो बाकी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे इनेलो हो या फिर जेजेपी हो, इनका भी एक बहुत अहम रोल होता है यहाँ की सियासत में। हरियाणा का क्या सोच रहा है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, आज दिन भर हमने ये चर्चा की है। हमने युवाओं से चर्चा की है कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं। और सीधे तौर पर चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, ये उभर कर सामने आया है। और क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों में ही बीजेपी काबिज है, तो सवाल कई उठते हैं कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव में क्या ये मुद्दे मुखर रहने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो बीजेपी को क्या इस बार नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में हम उन्हीं चुनावी मुद्दों को उठाएंगे, आम लोगों के सवालों को उठाएंगे स्थानीय नेताओं से। हमारे साथ डॉक्टर गायत्री देवी हैं, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राकेश भड़ाना हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो सवाल उनसे होंगे। और उमेश भाटी जी हैं हमारे साथ, जो जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के साथ थे, अब अलग राह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे भी सवाल होंगे। सुरेश वर्मा है हमारे साथ, जो विधानसभा अध्यक्ष है इनेलो के। यहाँ पर क्यों आखिर जो सत्ता है, उससे जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हुई है, और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका कितना दखल रहा है, ये सवाल उनसे होगा। देवी सिंह लांबा जी हैं हमारे साथ, जो जिला प्रवक्ता हैं इनेलो के, और साथ ही उपकार सिंह जी हैं जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं। ये यहाँ के तमाम स्थानीय नेता जो फरीदाबाद के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जो सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी से ही सवाल रखते हैं। और गायत्री जी, सवाल आपसे यही कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब आज हम फरीदाबाद में लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो कई मुद्दे हैं। और क्या आप लोगों के लिए आसान होगा ये लोकसभा चुनाव आराम से निकाल लेने के का? हमारा लोकसभा का ये जो चुनाव है और हमारी जो सीट है माननीय कृष्णपाल मंत्री जी की, बिल्कुल क्लियरली साफ है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हमारी 100% जो हम कह रहे हैं ना 10 लाख पार, तो हमारी ये सीट वाकई में 10 लाख पार जाएगी। मतलब पिछली बार वो रिकॉर्ड 6 लाख से ऊपर वोट पाए थे, तो इस बार आपको उम्मीद है कि 10 लाख से ऊपर वोट आएंगे? 10 लाख से ऊपर जाएंगे। उससे पहले हम ये 3.5-4 लाख की जीत थी हमारी, पिछली जो गई है हमारी 6,20,000 के आसपास हमारी जीत थी। और अब की बार हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सीट 10 लाख पार जाएगी। अच्छा, आपको बता दें कि कांग्रेस ने महेंद्र पाल जी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, और महेंद्र प्रताप जी को उतारा है। और महेंद्र प्रताप जी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 2014 से ही जीत मिली है कृष्णपाल गुर्जर को, और वो हैट्रिक लगाने के मूड में है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बार कुछ जादू कर पाएगी? कांग्रेस के नेता यहाँ पे होते तो सीधे सवाल उनसे पूछा जाता, लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में है, या फिर कोई तीसरा भी इस बार कमाल करेगा लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से? हरियाणा में 10 की 10 लोकसभाओं में इंडिया जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से मजबूत है। और वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल की सरकार ली और अभी दूसरे मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए, आज पूरा प्रदेश दुखी है, छत्तीस बिरादरी के लोग परेशान हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक सबसे अहम एक बात बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं हमने विकास किया, ये कहते हैं हमने बहुत नौकरियां दी। अगर आपने विकास किया होता, नौकरियां दी होती, या हरियाणा का लोगों का भला किया होता, छत्तीस बिरादरी के लोगों का भला किया होता, तो ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आपने 9.5 साल में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और चेहरा भी तब बदल दिया जब लोकसभा के चुनाव थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हरियाणा में हुए, जिस तरीके में लोगों को नौकरियां नहीं दी गई, जिस तरीके से विकास के नाम पे झूठ बोले गए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े घोटाले और बड़े बड़े जो इन्हों के वादे थे वो सब फेल हो गए।
तो इसलिए आज पूरी तरीके से जो हरियाणा में इंडिया गठबंधन है 10 की 10 लोकसभा सीटों पे मजबूत है, क्योंकि आज पूरा देश और प्रदेश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किए, पंजाब में काम किए, और अब हरियाणा के लिए जो हम रोल मॉडल लेके आए हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से लोग बहुत प्रभावित हैं। और वो चाहते हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है, जो पंजाब के लोगों को मिल रही है, वो क्यों ना हरियाणा के लोगों को दी जाए। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे नंबर से पास होते हैं इस सीट पर, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आम आदमी पार्टी का होगा? 101%। देखिए, आप ये एक पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन अगर किसी के पास है, तो वो हमारे पास है। आज फरीदाबाद में देखें तो हमारे पास 4000 कार्य वो है पदाधिकारी हैं, और पूरे हरियाणा में देखें तो हमारे पास 15,000 कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। और जिस तेजी से आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, तो संगठन के तौर पे आज अरविंद केजरीवाल जी की जो हमारी जो पार्टी है, जैसे वो पंजाब में अलग से लड़े, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं? देखिए वहाँ की परिस्थितियां अलग है, हरियाणा की परिस्थितियां अलग है, दिल्ली की परिस्थितियां अलग है, गोवा की परिस्थितियां अलग है, गुजरात की परिस्थितियां है, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग है। परंतु आज देखिए, अगर मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले 5 रोज पहले जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मीडिया के माध्यम से आ रहा था कि हो सकता है कि कल उनकी बेल हो जाएगी, तो उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल जी वहां से छूट सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन उन्हें बेल भी दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जो राष्ट्रीय नेता है, वो इतना डर गए कि उन्होंने आनंद फानन में नड्डा जी ने आके पंचकुला में इनके जो सीनियर लीडर थे उनकी मीटिंग ली, और उनकी मीटिंग में उन्हें लताड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे और उन्हें अब जमानत मिल गई है, तो आप की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 10 की लोकसभाएं जीत जाएंगे, तो परिस्थितियां बदलने वाली है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, तो कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद इन्होंने आनन फानन में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री, पूरे प्रदेश जो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनको हरियाणा में उनकी ड्यूटी लगा दी, और होना जाना कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इनकी दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि वहां पूरी ताकत लगा दी। इनके 12-13 मुख्यमंत्री भी लगा दिए, गृह मंत्री भी लगा दिए, कृषि मंत्री भी लगा दिए, गली गली कूचे कूचे ये घूमे, परंतु वहां भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस देश में अगर कोई ईमानदारी का सबसे बड़ा चेहरा है तो अरविंद केजरीवाल वो जी। अरविंद केजरीवाल हैं, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, और अब जो है इंडिया गठबंधन में एक एकजुटता देखने को मिल रही है। गायत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तमाम बातों पर, क्योंकि ये क्या दिल्ली का असर जो है वो फरीदाबाद पे है? दिल्ली का असर कोई फरीदाबाद पे नहीं है। रही कार्यकर्ताओं की बात, ये इनके पूरे हरियाणा में 15,000 कार्यकर्ता हैं, हमारे 15,000 कार्यकर्ता ओनली फरीदाबाद में हैं। ठीक है, और ये जो कह रहे हैं जॉब के लिए, तो नौकरियां हमारी सरकार में बिना खर्ची, बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के अनुसार दी गई हैं। हमारे में ये नहीं है कि आओ पैसे दो और नौकरियां लो। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक नौकरी बिना मतलब किसी की सिफारिश पे नहीं लगी, किसी के पैसे के खर्चे पे नहीं। जिन बच्चों में काबिलियत थी उन बच्चों की सबकी नौकरियां लगी हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे गरीब घर दिखाऊंगी जिनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे बहुत अच्छी पोस्टों पे लगे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। रही ये कि आनंद फानन में हमारे नड्डा जी ने ये प्रोग्राम करे हैं, ऐसा नहीं है, ये प्रोग्राम पहले से ही डिसाइडेड थे कि उन्होंने इस तरीके से आना। अगर इतना अच्छा चल रहा था यहाँ पर, और मतलब डबल इंजन की सरकार है, तो ये सवाल तो बनता ही है यहाँ पर, क्योंकि जेजेपी के भी नेता हैं, उनसे भी पूछूंगी आखिर क्यों आखिर वक्त में एक चुनावी साल में उससे पहले मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? मुख्यमंत्री जी को इसलिए नहीं बदला गया कि भाई हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार अच्छी तरह नहीं चल रही है। हमने उनको एमपी का कैंडिडेट घोषित करना था, इसलिए नायब सैनी जी को इस चीज का चेहरा बनाया गया कि भाई वो अपने सीएम के दावेदार हैं, इसलिए। जेजेपी के नेता हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ बढ़िया था या नहीं था, इस वजह से अलग हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2019 का हम चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव के दौरान हम लोगों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। जेजेपी ने अलग इलेक्शन लड़ा, बीजेपी ने अलग इलेक्शन लड़ा। लेकिन जब मैंडेट की बात करें, जो मैंडेट आया, तो मैंडेट किसी भी, ना तो कांग्रेस को मिला ना बीजेपी को मिला। और सबसे पहले हम लोगों ने कांग्रेस को अप्रोच किया, कांग्रेस से बात की कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार बनाए तो हम आपके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस को लगा कि शायद बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो उन्होंने जो है उस बात को सीरियसली नहीं लिया। देखिए, हरियाणा में स्थिर सरकार देनी थी, दोबारा बाई इलेक्शन होता तो शायद कितना करोड़ रुपए खर्च होता हरियाणा का। तो हम लोगों ने फिर बीजेपी के साथ चर्चा की और बीजेपी के साथ चर्चा करने के बाद में वो हमारा गठबंधन बना और गठबंधन बना भी और 4.5 साल बहुत अच्छी तरीके से काम भी हुआ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, 4.5 साल बहुत अच्छे तरीके से काम तो हुआ। आखिर में फिर बीजेपी को लगा कि बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे और उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया। लेकिन बात जहाँ पे अटकी आकर कि हम लोगों का गठबंधन पोस्ट गठबंधन था, प्रो गठबंधन नहीं था। ठीक है ना? तो ये आपका जो कहना है कि बच्चे लगे तो 4.5 साल बाद, वो गलत है आपका आरोप। अगर नहीं होता तो नहीं, कांग्रेस मेरा आरोप नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि बीजेपी को क्या लगा। बीजेपी को क्या लगा, ये तो खैर अभी बीजेपी की मैडम बताएंगे उनको क्या लगा, बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे उनको कैसा लगा। लेकिन आधी रात को सरकार का बदलना, ठीक है, हमने पहले ही कह दिया आपको, पोस्ट गठबंधन था, प्री गठबंधन नहीं था। प्री गठबंधन होता तो शायद इस बात पे चर्चा भी की जाती कि भाई क्या बात है, क्या वजह है। पोस्ट गठबंधन सिर्फ बनाया गया था सरकार को चलाने के लिए, और सरकार को चलाने के लिए चली सरकार 4.5 साल। लेकिन शायद उनको लगा होगा, जब हमारी सीटों के बंटवारे के बारे में जब चर्चा हुई, तो सीटों के बंटवारे में चर्चा हुई तो उनको लगा कि नहीं, हम 10 की 10 सीट जीत सकते हैं, हम क्यों गठबंधन में हम जेजेपी को सीटें दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा में गठबंधन हुआ है, पूरे देश में गठबंधन हुआ है। एनडीए में एक खाली बीजेपी नहीं है, एनडीए में उस समय जेजेपी नहीं थी। एनडीए में 36 से ज्यादा पार्टियां हैं और उन्होंने हर जगह उनको सीटें दी। और बस एक सीट की तो मांग थी आपकी तरफ से, वो भी इन्होंने नहीं। बट लेकिन कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है कि लड़ना सीखना चाहिए और लड़ना आना भी चाहिए। एक बात बता दीजिए कि 4.5 साल में क्या बीजेपी सरकार ने, या यूं कहें आपके गठबंधन के सरकार ने सभी वादों को पूरा किया, काम अच्छा किया? देखिए, मुझे बीजेपी का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि जननायक जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, हमने 5100 का वादा किया, हमने लड़ झगड़ कर उसको 3 तक पहुंचा दिया। 3000 रुपए आज वृद्धा पेंशन है। 5100 अगर हमारी सरकार होती तो आज भी मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी सरकार बनती है तो 5100 से ऊपर हम लेकर जाएंगे। 75% की बात करें नौकरियों की, तो नौकरियों का हमने जो 75% की बात रखी थी, हमने 75% की बात रखी और 75% का कानून भी पास हुआ। लेकिन कोर्ट में जाकर वो अभी अटका हुआ है। कोर्ट में जो भी फैसला होगा, कि कोर्ट सर्वमान्य है, वहां से जो फैसला आता है हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 50% की आरक्षण की बात करें महिलाओं की, जो गरीबों के लिए जो दुकानें होती हैं जहाँ से राशन होता है, तो उसमें हमने 50% का आरक्षण का मांग किया था कि हम महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे, और वो हमने पूरा किया। आज 50% का आरक्षण का जो है महिलाओं का उस खाद्य आपूर्ति विभाग की जो दुकानें होती हैं उसके अंदर। ऐसे अनगिनत युवाओं की बात करें जो पेपर हुआ करते थे, पेपर में रोहतक का आके बच्चा यहाँ फरीदाबाद में देता था, फरीदाबाद का बच्चा रोहतक जाता था, तो हमने उस चीज को मांग को रखा और उसको हमने पूरा भी किया। आज फरीदाबाद का बच्चा फरीदाबाद पेपर देता है, रोहतक का बच्चा रोहतक में पेपर देता है। जो 100-150 किलोमीटर की जो लंबी या 200 किलोमीटर जो जाते थे, वो चीजें, ऐसे अनगिनत चीजें हैं। आपका ये कहना है कि आपने अपने स्तर पे बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत कई काम किए हैं। चलिए, कुछ और भी राजनीतिक पार्टियां, उनसे हम बात करते हैं। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? जो लड़ाई है वो सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, या फिर जनता दूसरे विकल्प के बारे में भी सोच रही है? और क्योंकि आप एक किसान नेता भी हैं, तो आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इनेलो मुद्दों को लेकर कितना जनता के बीच में है? बतौर किसान नेता आप लोग जनता के बीच में है, किस तरीके से ये चुनाव है? देखिए, किसानों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक चीज है। जो बीज कांग्रेस बो के गई, उनको बीजेपी ने और ज्यादा बढ़ाया। आज पूरा हरियाणा धरनाओं से अटा पड़ा है। आप हमें अपने फरीदाबाद से शुरू कर देता हूँ, लोकसभा से। मिंडकोला में 37 दिन धरना रहा। वहां पर किसान बैठे रहे, सर्दी में गर्मी में, उनकी जमीन गई है। उनके आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए कितना भयावह परिणाम होगा, इसकी जमीन कौड़ियों के भाव जा रही। उसके बाद धरना यहाँ पर हमारे मोहना में 7 महीने हो गए। वहां पर कितनी सर्दी रही है, एक बार 0- डिग्री सर्दी रही है। वहां पर हमारी 90-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं वहां पर रही हैं, बड़े बूढ़े रहे हैं। एक धार्मिक प्रोग्राम में, किसी भी समाज, किसी भी वो उसका हो धर्म का, मंदिर में प्रवेश करने के बाद जिस प्रदेश का मुखिया और मंत्री और उस क्षेत्र का विधायक एक घोषणा कराए, झूठ बोलाए, तो एक धर्म उठाने के बराबर समझो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।